बड़ी खबर लखनऊ से है। अलकायदा आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा है। आपको याद होगा, कल ही लखनऊ के काकोरी इलाके से ये दोनों आतंकी पकड़े गए थे। इन आतंकियों से यूपी के धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद किए गए हैं। आपको याद होगा, जब कल यहां पर छापेमारी की गई थी, इन्हें पकड़ने के लिए एटीएस की टीम पहुंची थी। प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ था, विस्फोटक मिले थे और ये जानकारी दी गई थी कि बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी, बड़े हमले की साजिश हो रही थी। इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। इनके पास से यूपी के धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए हैं। अब सोचिए जरा, जिनके पास विस्फोटक हैं, जिनके पास धार्मिक स्थलों के नक्शे हैं, अगर इन दोनों बातों को आप कनेक्ट कर दें तो साफ ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों के आसपास निशाना उन्हें बनाया जा सकता था। ये इनकी प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश में कल जो कुछ हुआ, आतंकियों का पकड़ा जाना, उनके तार कई दूसरे शहरों से होना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आतंकियों का पकड़ा जाना, ये सब कुछ बताता है कि देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश थी, जिसे बहुत हद तक नाकाम कर दिया गया है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस आतंकी साजिश को नाकाम किया। लखनऊ में इन्हीं आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। आज यूपी के कई शहरों में, खासतौर पर धार्मिक नगरी अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में अलर्ट। तो अलकायदा की साजिश उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती है, यह सवाल उठ रहा है। धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से पहले क्या धमाके की साजिश थी? क्या श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर था, या फिर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में किसी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्योंकि लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के पास से काशी, मथुरा, अयोध्या के धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल 2 आतंकी पकड़े गए थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम मिला था, विस्फोटक मिले थे। जानकारी ये सामने आई कि एक बड़ी साजिश रच रहे थे। आज इन्हें रिमांड पर जरूर भेज दिया गया है, लेकिन इनके पास से जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं, ये जानकारी बहुत हैरान करती है, चौंकाती है। प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा होने वाला है और उससे पहले क्या धमाके की साजिश थी? क्या मथुरा में या फिर वाराणसी में धमाके की साजिश थी? धार्मिक स्थलों को दहलाना मकसद था। और यूपी के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। धार्मिक शहरों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों के पास से धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले थे और उसके बाद अलर्ट किया गया। तो कल 2 अलकायदा के आतंकियों का पकड़ा जाना यह बताता है कि अलकायदा किस तरीके से अपने मॉड्यूल जो है वो यहां पर तैयार कर रहा है, किस तरीके से लोगों को उत्तर प्रदेश में जोड़ रहा है और बड़े हमले की फिराक में अलकायदा यहां पर बैठा हुआ है। अब सवाल यह है कि नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, अलकायदा के मॉड्यूल कैसे काम कर रहे हैं, इन तक विस्फोटक कैसे पहुंच रहा है, इन तक पैसे कैसे पहुंच रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है क्या? इन सारे सवालों के जवाब अभी जानने हैं और इसीलिए इन 2 आतंकियों को रिमांड पर अभी लिया गया है। इनसे कई जानकारियां अभी और सामने आएंगी। कुछ जानकारियां जो सामने आई हैं वो ये कि धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद किए गए हैं। अलकायदा के आतंकी मोहम्मद आसिफ पर आरोप है कि वो ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान गया था, ट्रेनिंग लेकर वापस भारत आया और आतंकी हमले करता उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसकी पत्नी इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। मोहम्मद आसिफ की पत्नी हमारे साथ हैं, जो पिछले 5 साल से केस लड़ रही हैं आसिफ को जेल से बाहर लाने के लिए। आफिया फरहत है बात करने के लिए। आफिया जी, 5.5 साल से आप केस लड़ रही हैं। अभी भी लखनऊ में 2 टेररिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी ताल्लुकात या लिंक संभल से बताया जा रहा है। उमर अल का नाम भी सामने आ रहा है कि वो पाकिस्तान में बैठा हैंडलिंग कर रहा है। आपके पति पर भी ये आरोप था कि उनको आमिर बनाया गया, वो रिक्रूट करते थे, तमाम देशों की यात्रा की, ट्रेनिंग लेकर आए, फिर ये की। मतलब 1.25 साल उनका इतना लंबा हो गया कि वो ट्रेनिंग लिया है। ट्रेनिंग में 1-2 दिन तो लगते नहीं हैं कि ट्रेनिंग लेके वो वापस आ गए। और अव्वल तो मुझे कुछ कहना ही ना है इस बात पे। हमारा है, अगर केस है उनके ऊपर वो है तो उन्हें सज़ा दो, और अगर केस उनका वो नहीं हो रहा,
5.5 साल हो गए, हम जाते हैं अदालत में, जाते हैं, तारीख पड़ती है और वापस आ जाते हैं। तारीख पे तारीखें हो जाती, 3 महीने बाद की तारीख पड़ती और उसमें कुछ नहीं होता, ना कोई एविडेंस आता, ना किसी की कोई पेशी होती। अब 2 साल से तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ऑनलाइन काम भी हो रही है मगर हमारा कुछ नहीं हो रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आए थे कि जिनके 5.5 साल हो गए उनके केस वो हैं, चाहे कितना भी सेंसिटिव केस है इसमें बरी किया जाए उन्हें, इनका कुछ नहीं हो रहा। हमने इसमें लगाई है, सेशन में भी लगाई है, अभी वहीं से भी कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में कहीं कुछ नहीं हो रहा। अगर इनके सजा है, केस है तो सजा दे के हमें भी वो करो, सजा दे दो। अगर ना है तो इन्हें बरी कर दो, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? दिल्ली से। करते क्या थे? पहले अकाउंट करते थे, बाद में ये पुराने सामान का काम करते थे, मोटर वगैरह ये लेकर आते थे। अभी सजा देना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इनका केस का पूरी फाइनल हो जाए, चाहे आज़ादी हो जाए। हमें तो बेल देने, बेल भी नहीं देते। अब इनके वारिस साहब के उसकी भी की तो पुलिस टाइम पे नहीं लेकर आई। बेल हो गई 11 बजे टाइम पे बेल हुई थी ना, तब भी नहीं लेकर आए। रात को 11:30 बजे वहां से निकाला जेल से। 12 घंटे की 3 दिन की पैरोल दी थी, 3 दिन में हमें 12 घंटे भी नहीं दिए मिलने के भी। जब वो दफन हो गई, उनकी मट्टी हो गई, उसके बाद में लेकर आए। ये थे मोहम्मद आसिफ की पत्नी, जो लगातार एजेंसी पर भी सवाल उठा रही हैं। कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो अब सजा दीजिए, नहीं तो इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, सच्चाई सबके सामने आए। राजू राज, जी मीडिया, संभव। आतंकी आसिफ के भाई का कहना है कि वो सेकंड हैंड सामान खरीदने के लिए दिल्ली गया था। आसिफ सऊदी अरब के लिए काम करने गया था। यूपी एटीएस की जांच में जिन 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि उमर अल मंडी और सैयद अख्तर नाम का जो शख्स है, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसके निर्देश में तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में थे आतंकी। सैयद अख्तर के भाई नसीम हमारे साथ हैं बात करने के लिए, और इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के संभल में। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई से कब संपर्क हुआ था और कैसे वो अलकायदा के संपर्क में आया। सबसे पहले बताइए कि आपका जो भाई है सैयद अख्तर, वो कब से गायब है, कब से परिवार के टच में नहीं है? वो 99 में घर छोड़ के चला गया था जी। तब से उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं है। ना उसने हमसे कभी बात करी, ना हमने कभी उससे बात करने की कोशिश करी। 99 से वो कभी आया नहीं है, ना कभी हमने मिला, ना कभी देखा हमने। दिल्ली पुलिस ने जब उसे वांटेड घोषित किया है, दिल्ली पुलिस लगातार उसकी तलाश भी कर रही है। अभी यूपी एटीएस में जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है, उसने पूछताछ में बताया है कि सैयद अख्तर उर्फ उमर अल मंडी एक ही नाम है जो पाकिस्तान में बैठा, वो दिशा निर्देश दिए। हो सकता है भाई, तो हमारी तो जानकारी नहीं है, ना हमारा टच है इसमें कोई। अब बताइए, आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें। जब पुलिस ने नाम लिया है, वो देश से गद्दारी कर रहा है तो उसका नाम होगा ही साहब। जब पुलिस ले रही है तो हम तो इस बात से इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि वो 25 साल से है ही नहीं यहाँ। अगर सही होता तो भागता ही क्यों, जब वो यहाँ से भागा हुआ है। और हमें भी ये अधिकारियों ने बताया साहब आपका भाई पाकिस्तान में है, हमारा कोई टच नहीं है उससे। जब वो संभल छोड़ के गया था तब उसकी उम्र क्या थी और वो कैसे रेडिकलाइज हुआ, अलकायदा के संपर्क में कैसे आया? वो भाई तो यहाँ तो रहता नहीं था, वो पढ़ता था बाहर। कहाँ पढ़ता था? ये इसमें दारुल उलूम में पढ़ता था पहले वो। तो हम तो छोटे थे जब, तो वो हम वैसी वो 22-23 साल का होगा, हम 12-13 साल के थे, 13-14 साल के। तो वो संभल में कम रहता था, बाहर ही रहता था, बोलता चालता कम था, ज़्यादा बात नहीं करता था, थोड़ा गुस्सेल टाइप का था। 1-2 बार हमारे अब्बा मरहूम ने डांटा, तो वो उसके बाद वो घर छोड़ के चला गया, फिर कभी लौटा ही नहीं। फिर कभी नहीं लौटा? लेकिन इस बीच जांच एजेंसी आपके पास आती रही? हाँ साहब, आती रहती हैं। अब पिछले 5-6 साल से तो कोई नहीं आया था, अब ये कल ही अभी कोई नहीं आया, पहले आते रहते हैं एजेंसी। तो 2 आतंकी पकड़े तो गए हैं, लेकिन इनका नेटवर्क कितना बड़ा था, ये मॉड्यूल कैसे खड़ा किया गया, पैसा कहां से आ रहा था, विस्फोटक कहां से आ रहे थे, ये सारी जानकारी जुटाना भी उतना ही जरूरी है। एजेंसियां इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.